नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 फरवरी 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके प्रीलिम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है और आपसे इंटरव्यू और मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जारी है। आप देख ही सकते हैं, फ़ोटो उसी का लगाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत एआई से डर नहीं रहा है बल्कि उसके फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, ये इन्होंने कहा। आज का जो अपना सबसे पहला टॉपिक होगा वो जनरल इंटेलिजेंस को हम लोग समझेंगे और जो वर्तमान में जनरेटिव एआई है उसको ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। क्योंकि गूगल डीप माइंड के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में हम लोग जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई सिस्टम को डेवलप कर लेंगे। ये एआई सिस्टम अभी के वर्तमान के एआई सिस्टम से लाखों गुना बेहतर कम से कम काम करेगा, तो उसको ज़रा हम लोग समझेंगे। इसके साथ ही इसरो ने फायर को डिटेक्ट करने के लिए नए प्रकार की तकनीक, नए प्रकार के एल्गोरिदम पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो का फायर से क्या लेना देना है, इसको ज़रा समझेंगे हम लोग वायु पोल्यूशन से कनेक्ट करके। बिल गेट्स का कल होने वाला था स्पीच एआई समिट में, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स का नाम है, बिल साहब का, तो इसलिए बिल साहब को निकाल दिया गया और बहुत सही फैसला लिया गया। ऐसे लोगों को कहीं पर भी जगह नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये एप्स्टीन फाइल में तो हरदीप सिंह पुरी का भी नाम बार बार आया है। 9 बार मिले हैं वो एप्स्टीन से 1 साल के भीतर और अच्छे खासे ईमेल भी एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वो जब भी मिले हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए मुलाकात की क्योंकि एप्स्टीन जो था वो पावर ब्रोकर था। पावर ब्रोकर का क्या तात्पर्य होता है कि पावरफुल व्यक्तियों को मिलाने का भी काम करता था पैसे लेकर के। इसलिए मैं उससे मिला क्योंकि भारत की लॉबिंग की जा सके अमेरिका में और अमेरिकी सरकार के अधिकारियों तक, तो ये उन्होंने कहा है। ये प्रिंस एंड्रू हैं, ये ब्रिटिश परिवार से बिलोंग करते, राज परिवार से। इनको गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ के बाद से। इनकी फ़ोटोज़ कई सारी वायरल हुई थी एप्स्टीन फाइल में, बालिकाओं के साथ में, नाबालिग लड़कियों के साथ में वायरल हुई थी। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है, जहाँ से हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं सब के सब महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो एंड होने के बाद हमेशा ही उस टॉपिक पर सवाल जो मैं बोलता हूँ वीडियो के दौरान उसे लिखने का प्रयास किया कीजिए। डे बाय डे ही लिखिए, लेकिन लिखिए जिससे आपको डेली एक सवाल का प्रैक्टिस करने का मिल जाएगा। करंट अफेयर का काफ़ी बेहतर रहेगा आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि करंट अफेयर ही सबसे बड़ा हिस्सा है GS1 GS2 दोनों में मिला करके। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या। ये अचीवर ग्रुप है जो 13 फरवरी से शुरू किया है, 13 जुलाई तक चलेगा, 6 मंथ चलेगा। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछला बैकलॉग आपका ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, नहीं तो पीछे का ही टेस्ट क्लियर करते करते आपका समय निकल जाएगा। इसलिए जुड़िएगा ज़रूर, जिन्हें भी जुड़ना हो। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चे साइंस की किताब पूछ रहे थे, मैंने कितनी ही बार बताया है, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये परीक्षा वाणी की किताब आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, और इसी तरह का एक बायोलॉजी के लिए किताब आती है। अगर आपको साइंस की जानकारी है, बेसिक्स आपके सही हैं, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। वन लाइनर फैक्ट्स के लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाइए और इसका अध्ययन कर लीजिए, या इसकी जगह पर आपके पास में लूसेंट सब्जेक्टिव है साइंस का, तो कोई भी वन लाइनर वाले साइंस की किताब आप पढ़ सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी किताब है ये। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ यही है जिसमें AGI ऑन हॉरिजॉन विद इन 5 ईयर्स। गूगल डीप माइंड के जो CEO हैं, गूगल अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई हैं, गूगल डीप माइंड के CEO कोई और है, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। इसमें कहा गया कि AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता। अभी का जो इंटेलिजेंस है उसमें वो सेलेक्टेड काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे एक AI रोबो को अगर डिज़ाइन किया गया है कुकिंग करने के लिए, तो केवल वह खाना बना सकता है। एक AI रोबो को अगर डिज़ाइन किया गया ड्राइविंग के लिए, तो वह ड्राइविंग कर सकता है, या उसको ड्राइविंग एंड कुकिंग दोनों का काम सिखा दिया जाए
तो वो दोनों कर लेगा। लेकिन आप जो हैं, आप कितने प्रकार के काम कर सकते हैं? तो आप सीख करके दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अगर एक इंसान को इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग दे दी जाए और मेडिकल की भी ट्रेनिंग दे दी जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, तो क्या कर सकता है? दोनों ही काम कर सकता है। जनरल इंटेलिजेंस इसी को कहा जाता है। आप किसी को फूल भी दे सकते हैं, किसी के लिए शेरो शायरी पोएम भी लिख सकते हैं, गन भी चला सकते हैं, मार्शल आर्ट भी सीख सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं। ये सब कुछ बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। इसमें सब कुछ आपको बस सीखना है और आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? जनरल इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है। एआई अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। अगले 5 वर्षों में वह उस स्तर पर पहुंच जाएगा। ये जितना ज़्यादा यूजफुल होगा, उतना ही ज़्यादा यह विनाशकारी भी साबित हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी पृथ्वी जहां पर इंसानों का काम कोई और बेहतर करने लग जाए, तो इंसानों की फिर क्या आवश्यकता? जैसे कि टेलीफोन का काम अगर मोबाइल करने लग जाए, तो बेसिक जो लैंडलाइन वाला कनेक्टर वाला फ़ोन था वो ख़त्म हो गया। मेल भेजने का काम अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तेज़, त्वरित और बिल्कुल अच्छे से होने लग जाए, तो चिट्ठी पत्री कौन भेजेगा लिख करके? इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस भी अगर मशीनों के अंदर में आ जाए, तो इंसानों की फिर क्या अहमियत रह जाएगी? ये हो गया कंसर्न का विषय। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट क्या है? लेकिन इसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। गूगल डीप माइंड के सीईओ, दुनिया के प्रमुख एआई वैज्ञानिक डेमिस हॉसबिस नाम है इनका, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगले 5 सालों में हासिल हो सकता है। ये इन्होंने कहा। क्या इनका नाम है? डेमिस हॉसबिस इसका नाम है इनका। और एआई की दुनिया में बहुत इनका नाम है, बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। एक तरीके से रिसर्चर थे ये, जो फिलहाल में गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं, जो मुख्य रूप से रिसर्च का काम करता है गूगल के क्षेत्र में। अब एजीआई होता क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके फुल फॉर्म को जरा हम लोग समझेंगे और इसके नाम को अनुसार यह क्या काम करता है, क्या यह कर सकता है, क्या इसके सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्या इसमें नकारात्मकता आ सकती है, सभी चीज़ों को ज़रा समझते हैं। एजीआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल, मतलब कि मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिस चीज़ को मैन बनाता है। मैन मेड जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता, यह इसका फुल फॉर्म होता है। एआई का वह रूप जो मानव जैसी सामान्य बुद्धिमत्ता रखता है। मानव की बुद्धिमत्ता सामान्य नहीं होती है गुरु। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप किसी के लिए पोएम भी लिख सकते हैं अपनी भावनाओं से, फूल भी दे सकते हैं, गन भी चला सकते हैं सीख करके, बाइक भी चला सकते हैं, आप सर्जरी भी कर सकते हैं, और आप कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। इस सब चीज़ों के लिए शरीर और बुद्धि का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल होता है। तारतम्यता होनी चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, तब जाके परफॉर्म होता है कोई भी एक्शन। लेकिन एआई इन सभी कामों को नहीं कर सकता। उसको पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए डिजाइन किया गया हो वो वही काम कर सकता है। जैसे एक बुद्धिमान मनुष्य हो, लेकिन उसको केवल और केवल खाना बनाना आता हो, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये हो गया जेनरेटिव एआई, वर्तमान वाला जो एआई है। लेकिन सामान्य एआई जो होगा, जनरल इंटेलिजेंस जो होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यह सीख करके किसी भी काम को कर सकता है। जैसे घर में एक छोटा बच्चा अगर हो, अगर आपके घर में सब अपनी अपनी भाषा बोल, भोजपुरी बोल रहे, मैथिली बोल रहे, हिंदी बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे हैं, जो भी भाषा घर में बोली जाती है वो अपने आप सीख लेता है। उसको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती भाषा सिखाने के लिए। आपको अगर अभी इंग्लिश सीखना है तो भाषा आपको किताब की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कोई घर में इंग्लिश बोल रहा है तो छोटा बच्चे को किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तुरंत सीख लेता है। ये होता है जनरल इंटेलिजेंस। इसी में हमने आर्टिफिशियल शब्द जोड़ दिया है, मैन मेड जनरल इंटेलिजेंस। हम सभी को तो ईश्वर ने बनाया है, लेकिन हमने अब हम जिस चीज़ों को बना रहे हैं वो हमारे द्वारा निर्मित होगा, जो इतना ही त्वरित तरीके से सीख सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जोड़ देंगे तो एजीआई।
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। AGI वह AI है जो किसी भी काम को समझ सकता है, सीख सकता है, कर सकता है, ठीक इंसान की तरह। AGI इज AI दैट कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू। एनीथिंग जो आप कर सकते हैं, हर चीज़ वो कर सकता है। तो फिर आप पृथ्वी पर रह करके क्या करेंगे? जनगणना में पार्टिसिपेट करेंगे, जाति धर्म के नाम पर लड़ेंगे, क्योंकि AI तो वो नहीं लड़ेगा। अभी जो AI हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चैट GPT हो, जेमिनाई हो, ग्रोक हो, वह नैरो AI की कैटेगरी में आता है। इसको क्या कहा जाता है? NAI या नैरो AI कहा जाता है, यानी सिर्फ खास कामों के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, गाने बना सकता है। जो जो चीज़ों के लिए इसको बनाया गया है ना, जो जो चीज़ें इसमें पहले से दिया गया है ना, कोड करके इसमें शामिल करके सिखाया गया है ना, केवल वही कर सकता है। अपने आप खुद को सामान्य जनरल इंटेलिजेंस के जैसे डेवलप नहीं कर सकता है, लेकिन AGI यह खुद को डेवलप कर सकता है। सामान्य समझ, जनरल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर सकता है। गणित, भाषा, विज्ञान, कला और इतिहास। गणित, कभी आपको किसी ने समझाया है कि बचपन से गणित और मैथमेटिक्स पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? पहला जो चीज़ आप सीखते हैं 1 2 3 4, फिर आप एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो सीखते हैं, तो गणित पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? 1 से लेकर के 10 तक गणित 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 इतना क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स वो चीज़ है जो आपके दिमाग को बहुत तेज़ी गति से डेवलप करने में मदद करता है, शार्प बनाता है माइंड को, देखने का दृष्टिकोण बदलता है किसी भी चीज़ के प्रति। इसीलिए गणित इतना ज़्यादा सिखाया जाता है, बुद्धि को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। एक तो गणित और दूसरी भाषा। जो बच्चे जितनी ज़्यादा भाषाएं सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका माइंड उतना ही तेज और शार्प होता जाता है। ठीक, इसीलिए बचपन से सबसे पहले अ आ सिखाया जाता है, फिर आपको गणित सिखाया जाता है कि भाषा और मैथमेटिक्स, ये दो चीज़ें आपके ब्रेन को शेप करती हैं। उसके बाद चीज़ें आती है विज्ञान, कला और इतिहास की। तो ये सब कुछ ये सीख सकता है, नई समस्याएं हल कर सकता है, सॉल्विंग नोवेल प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं भी हल कर सकता है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा है इसने। अभी जो AI काम करते हैं, ये ट्रेंड मॉडल होते हैं। आपने सुना होगा कि 3 बिलियन इनपुट के आधार पर इसको ट्रेंड किया गया है। ट्रेंड मॉडल होते हैं वो, लेकिन ये खुद से लर्न कर सकते हैं चीज़ें। कॉमन सेंस होगा, रोज़मर्रा की बातों को समझ सकते हैं जैसे इंसान समझता है। अगर मैं हाँ बोलने की जगह पर ऐसे सर हिलाऊं तो आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि मैंने हाँ बोला है। तो ये कैसे डेवलप हुआ? तो ये इसी के कारण से डेवलप होता है, कॉमन सेंस। हम अपने मन मस्तिष्क के अंदर कॉमन सेंस डेवलप करते हैं, जो अभी इंसानों में है, लेकिन अभी अब AI में भी आएगा। लर्निंग एंड एडॉप्टेशन, खुद से सीख सकता है, नई स्थिति को खुद को ढाल सकता है। बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकता है। कैन वर्क अक्रॉस मल्टीपल डोमेन साइमल्टेनियसली, अलग अलग प्रकार के एक ही साथ में काम कर सकता है। जैसे आपने भी किया होगा, कान में ईयरफोन लगा करके कभी मैथमेटिक्स सॉल्व किया है क्या आपने? लोग गलतफहमी होती है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता था, 12th में करते थे हम लोग। तो ये क्या है? मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप, सुन भी रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर रहे हैं। आंसर राइटिंग आप नहीं कर सकते गाने लगा करके, क्योंकि इसमें सोच सोच करके सब कुछ करना होता है। मैथमेटिक्स एक बार को सॉल्व हो जाता है ना। नैरो AI से अंतर क्या है इसमें? तो देखिए ज़रा, मल्टीटास्किंग मैंने आपको सिखाया है, मल्टीटास्किंग क्या होता है वो मैंने आपको सिखाया है। कार्य क्षेत्र, विशेषता, और ज़रा समझेंगे नैरो AI और AGI में क्या क्या अंतर है। कार्य क्षेत्र, वर्किंग जो एरिया होगा, यह अभी का जो है कुछ खास एरिया में काम कर सकता है या किसी भी काम को कर सकता है। सीखने की क्षमता सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर है, जबकि जो नया एडवांस AGI आएगा वो खुद से सीख सकता है। कॉमन सेंस वर्तमान के AI में नहीं होता है और इसमें कॉमन सेंस होता है। नई समस्याएं हल नहीं कर सकता है, इसमें यह कर सकता है।
उदाहरण अनुवाद और इमेज बना सकता है। डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, हर काम यह कर सकता है, हर काम यह कर सकता हो सकता है 5 साल बाद मेरी जगह पर आपको कोई एआई बैठकर ऐसे ही पढ़ा रहा हो अपने ही चैनल से, तो ये काम भी हो सकता है। एजीआई के महत्व क्या है? मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तक मानव इतिहास में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ जो इंसानों के जैसे काम कर सके, लेकिन एजीआई काम कर पाएगा। जैसे आग का इतिहास, बिजली का आग, जैसे आग का आविष्कार जो था, पहिए का आविष्कार जो है, लोहे का आविष्कार जो है, बिजली का आविष्कार है, जैसे इसने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया है, वैसे ही एजीआई भी ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करेगा। इस मानव का इतिहास 2 भागों में पढ़ा जाएगा, बिफोर एजीआई एंड आफ्टर एजीआई। यह 5 वर्षों में बन जाएगा, ऐसा गूगल डीप माइंड के सीईओ ने कहा है। ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि पीसीएस या यूपीएससी एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसी तकनीक जो अभी आने वाली है कुछ वर्षों बाद, जैसे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था वेब 2.0, इससे सवाल पूछा था 2022 में, तो यह अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सही तरीके से। इसी प्रकार से एजीआई अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो आपसे जनरेटिव एआई के तरफ, एआई की जगह पर एजीआई से सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान में क्रांति आ सकती है। भारत के लिए भी अवसर है, भारत भी एजीआई पर अगर काम करे तो भारत भी इस चीज़ में ग्लोबल लीडर बन सकता है। चुनौती क्या है? सुरक्षा। एजीआई गलत हाथों में लग गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे ही है कि अगर इंसान को ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो वो तो बॉम्बर बन जाता है, चलता फिरता बॉम्ब बन जाता है, कहीं भी जाके फट जाता है। तो वैसे ही एजीआई का भी होगा, अगर उसको गलत तरीके से ट्रेंड कर दिया गया तो नुकसान करेगा, अगर सही ट्रेंड किया गया तो सही काम करेगा। नौकरियों का नुकसान। नैतिक सवाल। एजीआई को नैतिक रूप से सही तरीके से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए हमें स्किलिंग, डेटा सुरक्षा और नियम बनाने की आवश्यकता है, ये इसमें कहा जा रहा है। निष्कर्ष क्या है? एजीआई वह एआई है जो इंसानों की तरह सोच समझकर काम कर सकता है। डेमिस हॉस्बिस के अनुसार अगले 5 सालों में आ सकता है। यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा मोड़ होगा। भारत को भी अब वैसे ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी 1.4 बिलियन है, जो 5 सालों में 1.5 बिलियन के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट अनाउंस जेनेवा एज होस्ट ऑफ 2027 एआई इम्पैक्ट समिट। मतलब कि इस वर्ष का 2026 का कहाँ पर हुआ है? तो भारत में हुआ है। 2027 का जो समिट है वह जेनेवा में आयोजित किया जाएगा, ऐसा स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत यात्रा के दौरान कहा है। या भारत आए हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी इनकी। यह छोटा सा ही है टॉपिक, बस इसमें यही था और कुछ भी नहीं है। जेनेवा को 2027 एआई समिट की मेजबानी मिली है। स्विट्जरलैंड 2028 के समिट के लिए यूएई के साथ पार्टनरशिप करेगा। 2027 में यह मेजबानी करेगा, 2028 में जो यूएई में हो सकता है उसके लिए वह पार्टनरशिप भी यूएई के साथ में करेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो इम्प्रूव्ड फायर डिटेक्शन एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम यानी कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी डिवाइस जो काम करता है उसके पीछे एक एल्गोरिथम होता है कि शुरुआत कहाँ से होगा और अंत कहाँ पर होगा, बीच की सारे प्रोसेस लिखे होते हैं। तो यही एल्गोरिथम में परिवर्तन किया जा रहा है इसरो के द्वारा फायर डिटेक्शन एल्गोरिथम में। क्यों फायर डिटेक्ट करता है भाई इसरो? तो टू फाइट एयर पॉल्यूशन, ये इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि रबी की फसल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रबी हार्वेस्ट सीजन अब शुरू होगा। तो रबी हार्वेस्ट सीजन के शुरू होने के इसमें कहा गया है कि इसरो के द्वारा पहले ही तैयारी की जा रही, ताकि बाद में फिर पराली इत्यादि जलाए जाएंगे और खरीफ के फसल का जब जलाया जाएगा अवशेष, या फिर रबी के फसल का जब अवशेष जलाया जाएगा, तो उस दौरान हम आसानी से इस समस्या से निपट सकते हैं। तो फायर डिटेक्ट करेगा अब इसरो। अब खेत जा कर के तो नहीं देख सकते, इसलिए हम ऊपर से ही देख लें कि इस एरिया में क्या फायर जलाया जा रहा है। इसी टॉपिक को ज़रा डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये। इसरो ने पराली जलाने की निगरानी के लिए अपना बेहतर फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम तैयार किया है।
इसरो ने तैयार किया है। यह नया सिस्टम रबी फसल गेहूं की कटाई के मौसम में टेस्ट किया जाएगा। और आपको पता है जो दिल्ली इत्यादि जगहों पर मुख्य रूप से पॉल्यूशन बनता है वो खरीफ की फसल की कटाई के सीजन में वह पॉल्यूशन बनता है, क्योंकि पराली के जला दिया जाता है। जो मार्च अप्रैल में शुरू होगा कटाई, अभी कटाई शुरू होगा रबी की फसल का अप्रैल महीने में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं का सटीक और साल भर पता लगाना इसका ऑब्जेक्टिव होगा। टू एक्यूरेट डिटेक्ट फार्म्स फायर थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के रीजन में जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, खेतों में जो आग लगाया जाता है उसको यह साल भर क्या करेगा तो निगरानी रखेगा और उसके अनुसार से प्रबंधन किया जाएगा कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके कारण से दम घुटता है लोगों की, बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु भी होती है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में भयंकर प्रदूषण होता है, जिससे पराली सबसे बड़ा कारण है। 45% जो है पॉल्यूशन वह स्टेबल बर्निंग के कारण ही होता है, पराली के कारण ही होता है, तो ये इसमें कहा जा रहा है। पुराने सैटेलाइट सिस्टम छोटी आग या सही समय पर आग नहीं पकड़ पाते थे, जिसके कारण से इसको बेहतर किया जाएगा। समस्या की गंभीरता यह है कि हर साल पंजाब और हरियाणा में 2.8 करोड़ टन पराली निकलती है, जिसे जला दिया जाता है। किसान जल्दी अगली फसल बोने के लिए पराली जला देते हैं, क्योंकि उनके पास समय कम होता है और इसी समय की कमी के कारण से सारी परालियों को जला देते हैं और वह धुआं होकर के चारों तरफ फैल जाता है। इससे PM 2.5 और अन्य प्रदूषक निकलते हैं, उत्तर पश्चिम हवाओं से दिल्ली एनसीआर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पूरा चोक कर देता है हवाओं को। पराली जलाना दिल्ली के प्रदूषण का 40% तक योगदान दे सकते हैं, इसीलिए इसरो के द्वारा यह किया जा रहा है। कहाँ इसका उपयोग करेंगे? पॉल्यूशन के समाधान जो होता है तो वैज्ञानिक समाधान में ये है जो इसरो के द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक समाधान का मतलब साइंटिफिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो विज्ञान, साइंस एंड टेक के उपयोग से हमें प्राप्त होता है, उसमें इसका नाम आप डाल सकते हैं। निबंध लेखन में कर सकते हैं, GS1 GS2 के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, GS2 पेपर में अलग से ही पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक के सेक्शन में शॉर्ट आंसर में, तो सभी जगहों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पुराने एल्गोरिदम में संशोधन क्यों किया जा रहा है तो इसको ज़रा हम लोग अलग से समझेंगे कि क्यों किया जा रहा है। पुराने एल्गोरिदम की समस्या सैटेलाइट डेटा में गलत गिनती, जिसके कारण से आग को रोकना या उचित कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था, या छोटे स्तर की आग का पता नहीं लग पाता था। अब तो सिस्टम अगरबत्ती जलाएंगे तो ही पकड़ लेगा आपको। ऐसा भी नहीं होगा। मैं कहने का ये मतलब है कि कचरे जलाना भी कहीं पर होगा बड़े स्तर का, उसे भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कई बार सैटेलाइट में बड़ी जलती हुई जगह दिखती है, लेकिन वास्तव में यह आग छोटी होती थी। लेकिन सैटेलाइट में इसको बड़ा करके दिखा देता था एल्गोरिदम। छोटी आग का पता नहीं लगना, अब ये भी इसमें समस्या का समाधान हो गया है। समय का मुद्दा, पुराना सिस्टम दिन के स्टैंडर्ड टाइम विंडो में काम करता था, लेकिन शाम को होने वाली आग को कैप्चर नहीं कर पाता था। लेकिन यह इससे परे होगा, यह 24 घंटे निगरानी कर सकता है। सक्रिय आग वर्षे जल चुकी यह जगह, सैटेलाइट में बड़ी जल चुकी जगह दिखती थी, लेकिन असल में सक्रिय आग बहुत छोटी होती थी। इस समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। रबी सीजन में कमजोर प्रदर्शन, जो मुख्य रूप से खरीफ पराली पर फोकस करता था, गेहूं रबी की पराली की निगरानी बहुत कमजोर थी, उसे भी अब सुधार दिया गया है। अब इसमें रबी सीजन, छोटी आग, सटीक संख्या, साल भर निगरानी और जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का टीम है उसके साथ मिलकर के यह आपदा प्रबंधन के लिए काम करेगा। कौन सी आपदा? तो पॉल्यूशन की आपदा, उसके लिए यह काम करेगा। तो इसीलिए पुराने एल्गोरिदम की जगह पर नया एल्गोरिदम लाया गया, इसे जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो मिलान एक्सरसाइज के बारे में है। मिलान एक्सरसाइज आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम में मिलान 2026, मिलन भी कहा जाता, उद्घाटन समारोह में कहा कि हमारी सेनाएं जो है निपट सकती है। मुख्य रूप से जो आपसे पूछा जाएगा वो है मिलन एक्सरसाइज के बारे में, जो क्या है, कब से शुरू हुआ, डिटेल क्या है उसका, यह आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछे जाते। मिलन का पूरा नाम है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, यह इसका फुल फॉर्म है। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। मिलन 2026 12वां संस्करण है, जो 19 फरवरी 2026 से विशाखापत्तनम में शुरू हो रहा है।
इसमें 74 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं, 19 विदेशी युद्धपोत भी हैं। कल मैंने आपको इंटरनेशनल फ्लीट के बारे में भी समझाया था, जिसे राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया था और विजिट भी किया था। मिलन का इतिहास क्या है? शुरुआत 1995 में हुई थी। शुरू में केवल कुछ पड़ोसी देशों के साथ छोटा अभ्यास था। यह हर 2 साल में आयोजित होने वाला विशाल अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास बन गया है। पिछला संस्करण 2024 में हुआ था और इस बार 2026 में यह आयोजित किया जा रहा है। मुख्य विशेषताएं 2 चरणों में है। हार्बर फेज, पेशेवर चर्चाएं, सेमिनार, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सी फेज, समुद्र में उन्नत ऑपरेशनल अभ्यास किया जाएगा। युद्धाभ्यास, खोज और बचाव के अभ्यास किए जाएंगे। थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशियन। ये मैंने कल भी आपको बताया था। मिलन अभ्यास के इतिहास के बारे में मैं आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ पर होंगी, कौन कौन से होंगे। 2 फेज में होगा। हार्बर फेज यानी कि मतलब ज़मीन पर सारी घटनाएं, जिसमें चर्चाएं होंगी प्रोफेशनल लोगों की, और उसमें संगोष्ठी होगा, कल्चरल, स्पोर्ट्स इत्यादि चीज़ें होंगी। और समुद्र में अभ्यास किया जाएगा, युद्ध का, बचाव का और खोज का अभ्यास किया जाएगा। तो ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, जिसमें हमने 3 बड़े बड़े टॉपिक को पढ़ा है। आज इतना ही है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।